मेरा नाम अंजलि है। प्रोफेसर डॉक्टर युवराज आखिर अंधी और अंगूठा छाप अनपढ़ लड़कियों से ही शादी क्यों करते थे? उनका यह राज जानने के लिए मैं अंधी बनकर उनके पास चली गई और डॉक्टर युवराज के साथ मैंने शादी कर ली। शादी की रात जब मेरे सामने सारा सच आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी थी जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ना जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में छाए हुए थे और हलचल मचा रहे थे। मैंने पीएचडी किया हुआ था और डॉक्टर युवराज भी हमारे ही कॉलेज में बहुत बड़े प्रोफेसर थे। मैंने अपनी फैमिली से छुपाकर डॉक्टर युवराज से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर युवराज के बंगले पर जाने के लिए उनकी कार में बैठ रहे थे। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरे ऊपर परेशानी का कितना बड़ा पहाड़ टूटने वाला था। डॉक्टर युवराज, जो कि मुझसे उम्र में लगभग 15 साल बड़े थे, वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। मैंने अंधी बनने के लिए अपने हाथ में एक लाठी ले ली और अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा लगा लिया था ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि मैं अंधी हूँ और अपनी आंखों से नहीं देख सकती। मैं जैसे ही अपने ससुराल में आई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला देखकर मैं घबराने लगी थी और अचानक ही मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मुझे गिरता हुआ देखकर डॉक्टर युवराज ने मुझे संभाल लिया था। वहाँ के नौकरों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। उसके बाद मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले जाया गया। मैं दुल्हन बनकर बेड पर अपने कमरे में बैठी हुई थी। शादी की पहली रात थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई यह देखकर जब डॉक्टर युवराज के पास एक कॉल आई और उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गए और काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें करते रहे। मैं अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी थी और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। डर भी लग रहा था। जब मैंने डॉक्टर युवराज को कॉल पर बातें करते हुए सुना तो कॉल पर बातें करते हुए किसी से कह रहे थे, नहीं, मैं अब ज़्यादा देर नहीं कर सकता। मुझे इस काम में जल्दी ही अंजाम देना होगा। मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें उन लोगों को जल्द से जल्द तैयार करूं और बहुत जल्दी ही मैं वहां पर अंजलि को भेजने का इंतजाम करता हूं। यह बात सुनकर मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी कि ना जाने डॉक्टर युवराज मुझे कहाँ भेजने की बातें कर रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कितने पैसों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, वह सारे मैं देने के लिए तैयार हूँ। जितना भी खर्च होगा वह सब मैं दे दूँगा, लेकिन बस मेरा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यह बात सुनकर मैं घबराने लगी थी। कहीं मुझे किसी दूसरे देश भेजकर बेचने की बात तो नहीं की जा रही थी। वह जैसे ही फ़ोन पर बात करके कमरे की तरफ मुड़ने लगे, मैं फ़ौरन ही जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। वो कहने लगे, तुम जानती हो यह मेरी पहली शादी नहीं है। मैं तुमसे पहले और भी काफ़ी सारी शादियाँ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे साथ शादी की। मैंने हाँ में सर हिला दिया था, जबकि मैं यह सब पहले ही जानती थी कि डॉक्टर युवराज मुझसे पहले भी काफ़ी सारी शादियाँ कर चुके हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा जानने के लिए आई हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आखिर डॉक्टर युवराज की क्या सच्चाई है? डॉक्टर युवराज ने कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ जो मैंने अपनी हर पत्नी को दिया है, जिसकी वजह से मेरी हर पत्नी की ज़िंदगी आसान हो गई है। मैंने बड़े हैरान होकर उनसे पूछा, कौन सा सरप्राइज़ और कैसा सरप्राइज़? वो कहने लगे, नहीं, अभी नहीं, तुम्हें अभी नहीं, कोई बात बताने का सही टाइम नहीं है। सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। वह यह कहकर कमरे से बाहर चले गए थे। फिलहाल मैंने खुद को बहुत मजबूत कर लिया। नहीं, मैं इस तरह से नहीं डर सकती। मुझे तो अभी डॉक्टर युवराज के हर राज से पर्दा उठाना है। मैं यह सब सोचते सोचते ही सो गई थी। अगले सुबह मेरी आँख खुली तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई थी। मैं फ़ौरन ही फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। उसके बाद रेडी होकर अच्छे से नाश्ता किया। मैं सोच रही थी कि ना जाने डॉक्टर युवराज की बाकी की पत्नियां कहाँ पर है। उन औरतों के साथ ना जाने क्या किया गया है। डॉक्टर युवराज कॉलेज गए हुए थे, इसलिए मैंने उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। शायद तलाशी करने से मुझे कुछ तो हाथ आएगा, लेकिन तभी अचानक घर की एक नौकरानी कमरे में आई और मुझे देखकर हैरान होने लगी। कहने लगी, क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? आप क्या ढूंढ रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैंने खुद को रिलैक्स किया। मुझे लगा कि कहीं नौकरानी को पता न चल गया हो कि मैं अंधी नहीं हूँ।
मैंने ऐसी एक्टिंग करना शुरू की कि कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो बस सारी चीज़ें महसूस करते हुए बाहर का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी नौकरानी ने आकर मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, क्या हुआ मालकिन, आप बाहर जाना चाहती है क्या? मैंने कहा, हाँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, इसलिए मैं बाहर किसी को पानी के लिए कहना चाहती थी। तो नौकरानी ने मुझे गिलास में पानी करके दे दिया और बेड पर बैठा दिया। मैंने नौकरानी से कहा, अब तुम जा सकती हो, मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगी। वो नौकरानी चली गई और मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। नौकरानी के आने से पहले मेरे हाथ में अलमारी में से कुछ पेपर लग गए थे। मैंने नौकरानी के जाते ही फौरन उन पेपर्स को निकाला और बेड पर बैठकर देखने लगी। वो शायद पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट्स की फ़ोटो कापीस थी, जिनमें कुछ लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि ना जाने यह सब कुछ क्या हो रहा है। इतनी देर में ही डॉक्टर युवराज कमरे में आ गए। जब मुझे किसी के आने की आहट की आवाज़ आई तो मैंने जल्दी से वह पेपर्स छुपा दिए और खुद बेड पर रिलैक्स होकर बैठ गई थी। डॉक्टर युवराज कहने लगे, अंजलि अब तुम्हारे सरप्राइज का टाइम खत्म हो गया है। मैं नौकरों से कहकर तुम्हारे सामान की पैकिंग करवाना शुरू कर देता हूँ और तुम भी जाने के लिए रेडी हो जाओ। मैंने डॉक्टर युवराज से कहा, क्यों, हम कहीं दूर जा रहे हैं क्या? तभी डॉक्टर युवराज कहने लगे, मैं नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो। मुझे कॉलेज में थोड़ा काम है, इसलिए तुम सिर्फ अकेली ही जा रही हो। मैंने डॉक्टर युवराज से कहा, लेकिन कहाँ, मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? डॉक्टर युवराज कहने लगे, अरे अंजलि तुम फिक्र मत करो, तुम वहाँ पर अकेली नहीं होगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए और भी लोग हैं। तुम वहाँ बहुत खुद को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करोगी। मैंने अपने दिल में सोचा था, ना जाने मुझे कहाँ भेजने की तैयारी की जा रही है। नौकरानी ने मेरा सामान भी पैक कर दिया और मैं हिम्मत करके जाने के लिए रेडी हो गई थी। मैं और डॉक्टर युवराज कार में जाकर बैठ गए। वो लगातार किसी से कॉल पर बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मुझे वीज़ा और पासपोर्ट भी दे दिया और फ्लाइट के टिकट भी दे दिए। डॉक्टर युवराज मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ गए थे। मुझे अमेरिका भेजा जा रहा था और ना जाने मेरे साथ वहाँ पर क्या होने वाला था। बस मैं यही सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मुझे डर भी लग रहा था। डॉक्टर युवराज किसी से कॉल पर कह रहे थे, मैं अभी आ नहीं सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ से अभी अंजलि को भेज रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पर सब संभाल लेना और अंजलि का बहुत ख्याल रखना। और यह तो तुम जानते हो ना कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए और हर बार की तरह मुझे तुम लोग खुश कर देना। मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो मेरी बातों का मतलब तो अच्छे से समझ रहे हो ना? डॉक्टर युवराज मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ अंजलि, तुम बहुत परेशान लग रही हो। वो मेरे हाथ पकड़कर कहने लगे। मैंने कहा, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तो उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो और मैं भी अपने काम से फ्री होते ही जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर वो मुस्कुराने लगे। हम लोग कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फ्लाइट का टाइम हो चुका था। मैं अब फ्लाइट पर बैठे चुकी थी। अब मेरा पूरा ध्यान अपने मकसद की तरफ था। मैंने शादी जिस मकसद के लिए की थी, मुझे इस मकसद को अंजाम तक पहुंचना था और सारी सच्चाई सबके सामने लानी थी। मैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। मुझे वहां पर एक हैंडसम लड़का लेने आया था। उसे देखते ही मेरा दिल धक से रह गया था। जब उसने कहा कि आप ही अंजलि हो, मैंने कहा, जी मैं ही अंजलि हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ही लेने आया हूँ। ना जाने ये लड़का कौन था और मुझे अब कहाँ ले जाएगा। उसने बताया कि डॉक्टर युवराज एक बहुत अच्छे और शरीफ इंसान हैं। भगवान ने उन्हें काफ़ी सारी दौलत दी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैं यह सुनकर बहुत हैरान रह गई थी। यह डॉक्टर युवराज की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था। अमेरिका के लोग इंडिया के लोगों के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट थे। मैं चुपके चुपके अपने काले चश्मे के आड़े से हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी। हमारी कार एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई थी। मैं कार से जैसे ही उतरी, उस लड़के का फ़ोन बजने लगा। शायद उसके पास डॉक्टर युवराज का ही फ़ोन आया था। वो लड़का कहने लगा, मैडम मेरे पास आ गई है, आप फिक्र मत करो। सर, हम लोग अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और मैडम भी हमारे साथ है। मैं मैडम को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब बहुत जल्दी ही आपका काम भी हो जाएगा। मैं बड़ी हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यह कौन सी जगह है। वह लड़का कहने लगा, चलो मैडम अंदर चलते हैं।
मैंने उस लड़के से पूछा, हम लोग कहाँ आए हैं और यह कौन सी जगह है? वो मुस्कुराने लगा। उसकी दबी हुई मुस्कुराहट से मैं अंदर ही अंदर डरने लगी थी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गया और वहाँ जाकर बैठा दिया और उस लड़के ने मुझसे कहा, मैं बस अभी आता हूँ, आप यहाँ पर बैठकर मेरा वेट कीजिए। उस लड़के के बाहर जाते ही मुझे मौका मिल गया था और मैंने सामने रखी हुई अलमारी को देखने लगी। मुझे वहाँ पर एक फाइल नजर आई। मैं हैरान रह गई थी कि इस फाइल में वही लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जो मैंने उस दिन डॉक्टर युवराज की अलमारी से जो पेपर मिले थे उनमें देखे थे। पासपोर्ट वीज़ा के यहाँ पर फेट्रो स्टेट भी था। क्या वह डॉक्टर युवराज की पत्नियाँ थी? मैंने जल्दी से वो फाइल खोली और पढ़ने लगी, लेकिन फाइल पढ़ने के बाद तो जैसे मेरी जान ही निकल गई थी। मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई थी और मेरे चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि मैं बुरी तरह से घबरा गई हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूँ और किस किस तरह से सच्चाई का पता लगाऊं। इतनी ही देर में दरवाज़ा खुलते हुए डॉक्टर युवराज कमरे के अंदर आ गए थे। मुझे देखकर कहने लगे, अंजलि, मैं तभी से जानता हूँ जिस दिन मुझे नौकरानी ने तुम्हारे बारे में बताया था। नौकरानी ने मुझे तुम्हारी यह बात पहले ही बता दी थी कि तुम किस तरह से उस दिन मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी। यह बात सुनकर तो मुझे पसीने आने लगे थे। डॉक्टर युवराज कहने लगे, मुझे पता है अंजलि, तुम्हारे मुझसे शादी करने के पीछे कोई और वजह है। तुम अपने किसी प्लान में कामयाब होना चाहती हो और तुम शायद यहाँ मेरी सच्चाई जानने के लिए आई हो, लेकिन अब तक तो तुम जान गई होगी। मैंने कहा, हाँ, मैं सब जान गई हूँ। मुझे पता चल गया है कि आप कितने घटिया इंसान हो और मुझे यह भी पता है कि आप और आपकी सारी अंधी पत्नियाँ यहाँ। यह कहकर मैं खामोश हो गई और डॉक्टर युवराज कहने लगे, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम सब कुछ देख सकती हो, तुम अंधी नहीं हो। मैंने रोते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं अंधी नहीं हूँ और यह शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए की है। यह सुनकर डॉक्टर युवराज कहने लगे, अच्छा, तो तुम सब जानना चाहती हो ना कि मैंने यह सब कुछ किस लिए किया? आखिर इन सब के पीछे क्या सच्चाई है? लेकिन इससे पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की और तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरे साथ शादी करने का? तुम किस मकसद की वजह से यहाँ पर आई हो? मैं रोने लगी और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई और साथ साथ सारी डिटेल डॉक्टर युवराज को बताने लगी। मैंने उनको बताया कि पायल मेरी दोस्त थी। वो एकदम हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम मेरी पत्नी पायल की बात कर रही हो? मैंने कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हो। वही पायल जो आपकी पत्नी थी, वह मेरी बहुत पक्की दोस्त है। आप जानते हो कि पायल बहुत सीधी सादी और अंधी लड़की थी और उसके माता पिता बहुत गरीब लोग थे, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं आपके ही कॉलेज के एक प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, इसलिए कभी मेरे कॉलेज में आपसे कोई बातचीत नहीं हुई। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी और हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पायल की मम्मी हमारे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी, तुम अपनी मम्मी से कहना कि वह मेरी बेटी पायल के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करे। हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा तो नहीं सके, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी इकलौती बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पर हो जाए जहाँ पर वह शायद यह गरीबी भरी जिंदगी ना गुजारे। और जल्द से जल्द हम अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते हैं ताकि हमारी बेटी अपने घर की हो जाए। बस मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारी पायल तो लाखों में एक है, उसके लिए कोई राजा आएगा और उसको रानी बनाकर ले जाएगा। यह सुनकर आंटी तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन पायल बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे ऐसी अंधी लड़की से आखिर कौन शादी करेगा? कौन होगा जो मुझ जैसी अंधी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी को अंधेरों में गुजारेगा? देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी शादी अच्छे लड़के के साथ हो जाएंगी और तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहोगी। और फिर अचानक मेरी दूसरे शहर में रहने वाली भाभी की तबीयत खराब हो गई। मुझे उनके घर का ख्याल रखने जाना पड़ गया। लेकिन पूरे 7 महीने बाद जब मैं लौटकर वापस आई, यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। मैं पायल से मिलने जब उसके घर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब मुझे पायल की मम्मी ने बताया कि पायल की तो शादी कर दी गई है, मैंने उनसे पूछा कि लेकिन कहाँ और कैसे? आप लोगों ने इतने जल्दी उसकी शादी कैसे कर दी? मुझे उससे मिलना है, आप मेरी उससे बात करवा दो। मेरी बात सुनते ही आंटी रोने लगी और कहने लगी, बेटी, हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था।
वो लड़का एज में थोड़ा बहुत बड़ा था, जरूर था, लेकिन वह बहुत पढ़ा लिखा और काबिल डॉक्टर है। सुना है कि वह तुम्हारे ही कॉलेज में प्रोफेसर भी है। उस लड़के का नाम डॉक्टर युवराज है। वह खुद हमारी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर आया था और उसने कहा था कि उसे हमारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और उसे उसकी आंखों की रोशनी से भी कोई मतलब नहीं है और वह बहुत ही सिंपल तरीके से कोर्ट मैरिज करके हमने पायल की शादी डॉक्टर युवराज के साथ कर दी है। बस उसके बाद ही हमारी बेटी लापता हो गई। पायल के माता पिता मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, बेटी हम लोग गरीब हैं लेकिन तुम तो उसी के कॉलेज के स्टूडेंट हो, तुम प्लीज़ कुछ ना कुछ करो और हमारी बेटी का पता लगाओ कि हमारी बेटी कहाँ है और किस हाल में है। बल्कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी बेटी जिंदा है भी या नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं ये सब जानकर दंग रह गई थी और अब तो मैंने ठान लिया था कि मुझे इस रात से पर्दा उठाना ही होगा। आखिर इन अंधी और अनपढ़ लड़कियों के साथ क्या हुआ है और वो सब कहाँ है। और बस उस दिन मैंने अंधी बनने की एक्टिंग की और आपके सामने जानकर अंधी बन गई और अपने फैमिली वालों से छुपकर मैंने आपके साथ शादी कर ली। लेकिन यह एक ही रास्ता था जो मुझे आप तक पहुंचा सकता था और आपकी सच्चाई से पर्दा भी इस तरह से ही उठ सकता था। और फिर जब मैंने उस दिन आपके घर की तलाशी ली तो मुझे कुछ कुछ वीज़ा और पासपोर्ट की कॉपीज़ मिली जिनमें कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ और उनके नाम भी थे। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि किस तरह से आपने इन लड़कियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उन फ़ोटोज़ में एक फ़ोटोज़ पायल की भी थी। और बस मैं इस रात से पर्दा उठाने के लिए आपके भेजने पर यहाँ तक आ गई। मेरे आपसे शादी करने का सिर्फ एक मकसद था, पायल और बाकी लड़कियों को तलाश करना। इतने में ही सब बात कर ही रहे थे कि डॉक्टर ने किसी लड़की को इशारा किया और थोड़ी ही देर में पायल मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। उसे देखकर मैं दंग रह गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पर गेटअप बिल्कुल बदल चुका था, बल्कि वह बहुत ही स्मार्ट लग रही थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जब मेरे सामने आते ही पायल मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़कर फौरन मेरे गले लग गई थी। और आज पायल की आंखों पर काला चश्मा भी मौजूद नहीं था। वह फौरन झट से मेरे गले से लिपट गई थी। मैंने उससे मिलकर बहुत खुशी हुई थी और वह मेरे गले लगकर कहने लगी, कैसी हो अंजलि। यह सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरी दोस्त मुझे पहचानती है और मुझे देख सकती है। इसका मतलब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इतने महीनों बाद वो मेरी आंखों के सामने थी और मुझे देख रही थी। मेरी आंखों ने आज जो कुछ भी देखा था, मैं तो बहुत ही हैरान थी कि ये सब कैसे और आखिर क्यों। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने डॉक्टर से कहा, आखिर क्या राज है इन सब के पीछे और कौन सी ऐसी वजह थी जिसने आपको ये सब करने पर मजबूर कर दिया। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। डॉक्टर के चेहरे पे एक अजीब सी मायूसी मुझे साफ नज़र आ रही थी। वो कहने लगे, तुम जानना चाहती हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है और मैं यहाँ पर सारी अंधी और अनपढ़ लड़कियों को क्यों लेके आता हूँ। ये सब तुम तो जान ही गई हो, लेकिन मैं यह भी बता देता हूँ कि मैंने इन सब से शादी क्यों की है। क्योंकि इस सब के पीछे मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और गहरा सीक्रेट छुपा हुआ है। वो यह कहकर रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो अंजलि। अगर सच सुनने के बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा। और वो मुझे बताने लगी कि यह उस टाइम की बातें हैं जब मेरी उम्र 25 साल की थी और मैं जवान और हैंडसम था। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी ज़िंदगी में पैसों की और प्यार की कोई कमी नहीं थी। ज़िंदगी ने मुझे हर चीज़ दी थी। मैं इकलौता और लाडला बेटा था। कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो मेरी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन एक डिमांड ऐसी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी, जिसको मैंने सिर्फ दुनिया वालों के खातिर अपने दिल से दफना कर रख दिया है। जिस कॉलेज का मैं आज प्रोफेसर हूँ, मैं कभी इस कॉलेज का एक काबिल स्टूडेंट हुआ करता था और हमें एक ऐसी जगह जाना था जहाँ पर हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों और नेचर के बारे में जान पहचान करनी थी। फिलहाल हम सारे स्टूडेंट एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और वहाँ से करीब ही एक छोटा सा गांव था। एक दिन सुबह सुबह ही हम लोग गांव देखने के लिए वहाँ पर चले गए। वहाँ जाकर हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि गांव के लोग और गांव की हवा तो होती है बहुत अच्छी और प्यारी।
हम एक तरफ खड़े होकर गांव की ठंडी ठंडी हवा को फील कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब मेरी नज़र एक खूबसूरत और हसीन आंखों वाली लड़की की तरफ पड़ी। वो कुछ लड़कियों के साथ अपने घर की छत पर बैठी हुई थी और अब रोज मैं सुबह उठकर उस गांव की तरफ निकल जाता और उस लड़की के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो सुबह सुबह के टाइम अपनी छत पर बैठी हुई होती थी और उसको देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। मैं इन दिनों में ही उस लड़की को प्रपोज करना चाहता था और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाया कि यार, यह एक गांव की लड़की है। ये गांव है, यह हमारा शहर नहीं है जहाँ तुम बेझिझक किसी लड़की को प्रपोज कर दोगे। हम अमीर और हाई क्लास फैमिली के लड़के किसी भी लड़की को पसंद करके उसे प्रपोज कर देते हैं और अपनी मर्जी उन पर चला सकते हैं, लेकिन ये गांव के अनपढ़ और छोटे लोग पसंद की शादी को ही लड़का लड़की के अफेयर को बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं और इसका गलत मतलब निकालते हैं। ऐसा कुछ गांव में नहीं होता और ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस लड़की के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस बेचारी लड़की को यह गांव वाले कभी जीने नहीं देंगे। इस पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तो फिर मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं इस लड़की के घर रिश्ता भेज दूँ तो इसके पेरेंट्स राजी हो जाएंगे ना। मेरे फ्रेंड ने कहा कि हाँ, ऐसा बिल्कुल ठीक रहेगा और यह ज़रूर हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते की बात नहीं करनी होगी बल्कि तुम्हें अपने परिवार वालों को इस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेजना होगा। मैंने शहर आते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को उस लड़की के बारे में बता दिया। मैं जिद की कि मैं शादी उसी लड़की के साथ करना चाहता हूँ। पहले तो मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते से राजी नहीं हो रहे थे कि वो एक गाँव की और छोटे परिवार की लड़की है, ना तो वह पढ़ी लिखी है और ना ही उसकी फैमिली अमीर है। मेरे पापा का कहना था कि तुम्हारा और उस लड़की का कोई मेल नहीं है, अगर शादी कर भी ली तो हमारे सारे रिश्तेदारों में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिलहाल मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने पापा को उस लड़की से शादी करने के लिए मना ही लिया था और मैं अपने परिवार वालों को लेकर उस लड़की के गांव चला गया था, लेकिन यहाँ आते ही मेरे होश उड़ गए। लड़की के पापा ने बताया कि हम आप लोगों को साफ साफ बता देते हैं कि हमारी बेटी आंखों से देख नहीं सकती, यह अंधी है और यह बचपन से ही ऐसी है। क्या आप लोग सारी सच्चाई सुनने के बाद भी हमारी बेटी से अपने बेटे की शादी करा सकते हैं? यह सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने यह बात नोट ही नहीं की कि अंधी है और वह देख नहीं सकती। मेरे माता पिता ने यह रिश्ता करने के लिए साफ इनकार कर दिया और वहाँ से चले गए थे, लेकिन वह लड़की डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। पहले ही उसकी आंखों की रोशनी ना होने की वजह से उसे सारी दुनिया वालों के सामने ताने दिए जाते थे और ये पहला रिश्ता नहीं था। और भी रिश्ते उसके अंधेपन की वजह से खत्म हो चुके थे। वह खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ना होने की वजह से उसको इनकार करके चले गए जाते थे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं घर से भागकर पूजा के साथ शादी कर लूँगा। मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसे ही पूजा के घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और रोने की जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं घर के आंगन तक पहुंचा तो पूजा की लाश रखी हुई थी। मेरी आंखें सब देखकर फटी की फटी रह गई थी। पता चला कि उसने इन परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आया था वह तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इसका मतलब कि वह मुझे यहाँ आने में देर हो गई थी। अगर मैं आकर शादी कर लेता तो शायद वो बच जाती। पूजा के पापा रोते हुए कहने लगे, हम अपनी बेटियों को ढंग से पढ़ा ही नहीं सकते, फिर अपनी अंधी बेटियों का इलाज करवाना तो बहुत बड़ी बात है। यह कहकर पूजा के माता पिता बुरी तरह से रो रहे थे। मुझे उनका रोना देखा नहीं जा रहा था और उनकी बातों ने मेरे दिल को चूर चूर कर दिया था। मैंने शहर लौटकर ठान लिया था कि मैं ऐसी लड़कियों की जरूर मदद करूँगा। मैंने अमेरिका में अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोला और जब मैं भी किसी अंधी और अनपढ़ लड़की को देखता तो मुझे पूजा की याद आती और मैं उस लड़की से शादी कर लेता और उसे यहाँ पर अमेरिका भेजता और साथ साथ उन्हें यहाँ पर लड़ने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा भी दी जाती और मैं उन लड़कियों का सारा खर्च खुद उठाता और उन लड़कियों को यहाँ पर आँखों का ऑपरेशन किया जाता जिस वजह से वह लड़कियाँ देखने लगती थी। ये था मेरी ज़िंदगी का मकसद और सबसे बड़ा राज, जिससे आज पर्दा हट गया है और सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। और आज तुम्हें यह राज पता चल गया है कि मैं क्यों अंधी और अनपढ़ लड़कियों से शादी करता हूँ। डॉक्टर की यह सारी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे।
मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने पायल को बिल्कुल ठीक देखा। डॉक्टर भी ये सुनकर हैरान रह गए थे और मुझसे पूछने लगे, तुम्हें पूरा यकीन है ये तुम्हारी वही दोस्त है और ये देख सकती है? तो मैंने कहा, जी डॉक्टर, यह मेरी दोस्त ही है। मुझे पक्का यकीन है, मैं अपनी दोस्त को अपनी दिल की गहराइयों से पहचानती हूँ। मैं इसे नहीं भूल सकती। मैंने पायल की यह बात सुनकर डॉक्टर युवराज को देखकर कहा, क्या सच में डॉक्टर आप मेरी सच्चाई जानते थे? वो कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता था, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा और ये सारा नाटक किया। मैंने हैरानगी से पूछा, और नाटक क्या मतलब आपका? तो वह मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, मैंने तुमसे जो मैरिज की थी, लेकिन वह सारे पेपर से नकली थे। हमारी फ्रॉड मैरिज हुई है। मैं तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर लाया हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि तुम यहाँ पर क्यों और किस मकसद की वजह से आई हो। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। और डॉक्टर ने मुझे एक और बात बताई जिसे मुझे हैरान कर दिया था। डॉक्टर ने बताया कि मेरी फ्रॉड मैरिज सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि इन सारी लड़कियों के साथ फ्रॉड मैरिज हुई थी। मैंने किसी लड़की के साथ भी शादी नहीं की, बल्कि सारी लड़कियों के साथ कोर्ट मैरिज की जिनके पेपर से नकली थे। मैं इन लड़कियों को अमेरिका तक लेकर आना चाहता था और इन लड़कियों का ट्रीटमेंट करवाना चाहता था। जब इन लड़कियों का ट्रीटमेंट हो गया और यह लोग एजुकेट हो जाती तो मैं इनको उनके पेरेंट्स के पास भेज दूंगा और यह अपने पेरेंट्स के पास जाकर सारी सच्चाई बताना चाहे तो बता सकती है। मैंने एक बार फिर से डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और उसके बाद जल्दी से ही हम शहर लौट आए थे। वहाँ पर पायल को हम उसके घर लेकर आ गए, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो उनकी खुशी के ठिकाना ही नहीं रहा। वह डबल खुशी तो उन्हें तब हुई जब उन्हें यह बात पता चली कि उनकी बेटी एजुकेट भी हो गई है। वह लोग फूले नहीं समा रहे थे और अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा नाच कर रहे थे। इसी तरह हमने सारी लड़कियों को उनके घर ले गए थे। डॉक्टर युवराज यही काम करते थे, लेकिन अब वह लड़कियों की शादी का झांसा नहीं देते। उनके पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताने के बाद उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं और उनका ऑपरेशन करवाते हैं। मैं भी अब इस काम में डॉक्टर युवराज का साथ देती हूँ और हमने ना जाने कितनी लड़कियों को उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी है और उनको एजुकेट कर दिया है, जो आज अपने पैरों पर खड़ी हुई है और किसी पर बोझ नहीं है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।